Hello everyone, so in this video we are going to quickly analyze the GK questions of TestNet. So before we start, I want to mention something, that is all of you are young individuals beaming with potential and possibilities. If properly guided and if you channelize your potential in right direction, no one can stop you. The best thing which has happened to many of you is the fact that many of you have told me कि पहले जो है उनको जीके पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब उनको जीके पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। ये वीडियो सीरीज देखने के बाद उनको जीके में इंटरेस्ट आ गया है, यानी कि देयर क्यूरियोसिटी हैज़ बीन इग्नाइटेड, जो कि हमारा मेन मोटिव है। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये इग्निशन को अभी अलाइव रखना है और इससे जितना ज़्यादा आप बेनिफिट रीप कर सकते हैं उतना रीप करना है। एंड फॉर दोज ऑफ यू who are going to appear for this year UPSC prelims examination, we have a program UPSC Edge program, जिसमें कि आपको UPSC prelims में कैसे स्कोर को मैक्सिमाइज करें, कम से कम 5 से 10 एक्स्ट्रा नंबर कैसे लाए, उस पर फोकस रहेगा हमारा। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। जिनको भी इनरोल करना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7764869624 पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप नंबर देख सकते हैं, तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं सारा डिटेल उनसे शेयर करूंगा। नाउ कमिंग टू टेस्ट एनालिसिस, पहला ये कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था वो मॉडरेट था, लेकिन थोड़ा अलग हटके था। अलग हटके इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए थे वैसे क्वेश्चन कम थे, और जो क्वेश्चन थोड़े पुराने थे, 2015 के थे, 18 के थे, वैसे क्वेश्चन थे। सेकेंड, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन वेयर डायरेक्टली फ्रॉम माई वीडियोज, और 3-4 क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने कभी ना कभी कुछ बोला था उससे क्वेश्चन आया था। इनफैक्ट देयर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम माय लास्ट वीडियो एंड दे वेयर एंटोनियो ग्यूटेरेस के ऊपर था, जल्लीकट्टू, अ प्रॉमिस्ड लैंड और हर घर जल। ये सारे क्वेश्चन मेरे लास्ट वीडियो में था, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद जिन लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं गया, आपको लूज नहीं करना है अपना हार्ट। आपने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया उससे आपका इनरिचमेंट हुआ है और वो नॉलेज आपको कहीं ना कहीं यूज़ होगा, और आप जल्द ही अपना कोई राइटफुल प्लेस जो होगा वो किसी अच्छे कॉलेज में या फिर किसी अच्छे कंपनी में ढूंढ लोगे। नाउ दोज हु आर स्कोरिंग वेल, फॉर देम आई विल स्टार्ट अ टेस्ट मैट प्रोग्राम, जिसका डिटेल मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा। और राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करना होगा क्योंकि वैट टाइप का एक होता है, तो उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। So you can see my mark sheet here. This is the mark sheet of UPSC Mains and I have scored one of the highest marks in essay, जो कि 154 है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। तो मेरे से अगर आप गाइडेंस लेते हैं essay का तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। Now come to the questions. The first one says find the odd one out. SH Raza, then MF Hussain and C says राजा रवि वर्मा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ऊपर का जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों पेंटर्स हैं, जबकि पन्नालाल घोष जो हैं वो फ्लूट बजाते थे, तो वो ऑड वन आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं। तो एक बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था जो कि 1947 में बना था। तो उसका मेन मोटिव ये था कि इंडियन जो आर्ट है उसको कंबाइन किया जाए वर्ल्ड का जो कॉन्टेम्परेरी आर्ट है उसके साथ। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पेंटर्स थे जैसे कि SH राजा एंड MF हुसैन। तो SH राजा जो है उनका इंस्पिरेशन जो था वो इंडियन विमेन का बिंदी जिसको बोलते हैं वो था, और इसीलिए उनके पेंटिंग्स में ज़्यादातर बिंदी जैसा जो गोल गोल आकार होता है, शेप होता है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये उनका पेंटिंग है। आप सबको पता होगा MF हुसैन बहुत बड़े पेंटर थे और इन्होंने राम मनोहर लोहिया के कहने पे पूरे महाभारत पे पेंटिंग्स बनाए थे, और इनका घोड़ा जो है वो खासकर बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। तो नीचे आप देख रहे होंगे ये महाभारत का एक पेंटिंग है जो कि MF हुसैन द्वारा बनाया गया है, जबकि राजा रवि वर्मा जो थे ये इनसे पुराने थे थोड़े, और ये भी पेंटर थे। ये इनका एक फेमस पेंटिंग है वुमेन विद अ कैंडल। ठीक है, तो बेसिकली इंडियन आर्ट जो है हमेशा से सिंबॉलिक रहा है, लेकिन वेस्टर्न आर्ट जो था वो हमेशा से रियलिस्टिक रहा है। तो राजा रवि वर्मा ने पहली बार रियलिस्टिक इंडियन आर्ट शुरू किया था, और जितना आप देवी देवता का फोटो देखते हैं वो सारा उनका ही मैक्सिमम बनाया गया है। ही वॉज द फर्स्ट आर्टिस्ट टू पेंट द गॉड एंड गॉडेसेस। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट।
और पन्नालाल घोष नीचे आपको दिख रहा होगा, ये फ्लूट बजाते थे। तो बेसिकली यहाँ आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन सेटर है उसका एम ये है जो ऑर्गेनिकली पेंटिंग्स को जानता है वो सिलेक्ट हो। अब दूसरा देखते हैं, मूवी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स, ये सबको पता होगा, जल्लीकट्टू इसका आंसर होगा। ये मेरे वीडियो में कवर्ड था। आई इवेंट कवर्ड द डायरेक्टर्स नेम इन लास्ट रिवीजन वीडियो। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, जिसका आंसर होगा डोडा बेट्टा। ये मैंने डिस्कस किया था और मैंने ये भी बताया था कि नीलगिरी का नाम नीलगिरी इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ हर एक 12 साल पे एक फ्लावर है जो कि ब्लॉसम करता है जिसका नाम है नील कुरिंजी। उसके बाद है अ प्रॉमिस्ड लैंड, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में डाला था कि ये बराक ओबामा का लिखा हुआ बुक है और द बुक वॉज फीचर्ड इन टॉप 100 न्यूयॉर्क टाइम लिस्ट ऑफ 2020। देन कम्स फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट हर घर जल स्टेट, जो कि मेरे लास्ट वीडियो में था, इसका आंसर होगा गोवा। और जल जीवन मिशन भी मैंने बता दिया था। छठा क्वेश्चन था द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया किनको बोला जाता है, तो इसका आंसर होगा राजा राममोहन रॉय। और एक बुक है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जो रामचंद्र गुहा का बुक है, उसमें इनका नाम सबसे पहले है और फर्स्ट चैप्टर इनको डेडिकेटेड है। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी बोलते हैं। नाउ कम टू दिस, ये था कि फाइंड द ऑड वन आउट। तो ये चेहरा आप सबको याद आ गया होगा, जब लॉकडाउन का पीरियड था तब ये चेहरा बार बार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश होता था, क्योंकि केरला में जो कोविड कैंपेन था उसको लीड के सैलजा कर रही थी। तो के सैलजा बेसिकली केरला में हेल्थ को देख रही थी कोविड का, और बाकी सब जितना भी नाम है वो फीमेल हेड ऑफ स्टेट है। पहला जो है वो न्यूजीलैंड का है, दूसरा जो है आई थिंक फिनलैंड का है, और डी ऑप्शन जो है वो है ताइवान का। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने पहला दोनों डिस्कस किया हुआ था अपने वीडियो में, आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। नाउ 8th क्वेश्चन जो था वो था नोबेल पीस प्राइज पे, ये भी मैंने डिस्कस किया था, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन आंसर होगा। सो 9th बोलता है कि स्कीम ड्यूरिंग कोविड कौन सा लॉन्च हुआ था, तो पीएम गरीब कल्याण योजना, और इसके अंडर दो था, एक गरीब कल्याण अन्न योजना और गरीब कल्याण रोजगार योजना, जो मैंने दोनों ही बताया था। उसके बाद 10th क्वेश्चन जो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, तो ये एंटोनियो ग्यूटेरेस था, जो कि मैंने पहले भी बता दिया, मेरे वीडियो से था। फिर है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो है 4 लोगों को इस साल मिला था, जिसमें एक रोहित शर्मा भी थे और विनेश फोगाट जो रेसलर हैं उनका भी नाम था, तो ये आंसर होगा। 12th क्वेश्चन था लोकसभा सेशन, तो मैंने ये भी डिस्कस किया था जब मैंने ऑर्डिनेंस के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि जो भी 2 सेशन होता है उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको रिसेस बोलते हैं, उसी समय ऑर्डिनेंस लाते हैं। तो सेशन कौन से होते हैं, बजट होता है पहला जो कि उस समय चल रहा था, फिर मॉनसून होता है एंड विंटर होता है, ये 3 सेशन होते हैं, और इनके बीच का मैक्सिमम गैप कितना होता है, 6 महीना हो सकता है। और समर सेशन करके कुछ नहीं होता है, जो कि ऑप्शन में था, तो वो इनकरेक्ट था। नाउ कमिंग टू 13th क्वेश्चन, ये बोलता है सॉल्ट मार्च जो हुआ था उसका रिलेशन किस मूवमेंट से था, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 में हुआ था। उसके बाद है भितरकनिका नेशनल पार्क, ये भी मैंने डिस्कस किया था जब मैंने घड़ियाल का भी बताया था। घड़ियाल जो होता है वो चंबल में पाया जाता है, और भितरकनिका में भी जो इरावदी डॉल्फिन्स होती हैं वो कभी आ जाती हैं, तो ये मैंने डिस्कस किया था। और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और भितरकनिका अपने मैंग्रोव्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नाउ कमिंग टू 15th क्वेश्चन, ये बोलता है ग्रीन हाउस गैस के ऊपर, तो ग्रीन हाउस गैस बेसिकली अफेक्ट करते हैं ट्रोपोस्फेयर को, यानी कि ट्रोपोस्फेयर वो स्फीयर है जो कि धरती से सबसे करीब है जहां हम लोग रहते हैं, तो यहाँ आंसर ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा, थर्मोस्फेयर नहीं होगा। देन 16th कहता है चेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री, तो इसका आंसर इंडिया हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि शैम्पू जो है डेसिमल सिस्टम जो है 0 ऑल्सो ओरिजिनेटेड इन इंडिया, और जो रोमन न्यूमेरल है वो बहुत ही प्रिमिटिव आप बोल सकते हो न्यूमेरल है, जो कि आप देख सकते हो इसी तरह से लिखा जाता है, 1 को स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, 2 को 2 स्ट्रेट लाइन से, तो ये इससे इवॉल्व हुआ है। हिंदी न्यूमेरल जो है उसमें 10 सिंबल हैं, 9 1 to 9 नंबर्स होते हैं और एक 0 होता है, तो 0 भी हमारे यहाँ इन्वेंट हुआ था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। नाउ कम टू दिस 17th बोलता है स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, तो ये सबको पता है ओम बिरला है, जो कि शायद कोटा के एमपी हैं।
18th क्वेश्चन बोलता है इकोनॉमिक सर्वे का थीम क्या था, तो थीम था सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड, ठीक है। और 19th बोलता है ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज करके कोल को लगाए होंगे, लेकिन कोल नहीं है, पेट्रोलियम है। तो थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट पे मतलब आप फोकस करते तो आप पेट्रोलियम मारते। नाउ कम टू दिस, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड आप बोल सकते हो क्वेश्चन है कि एसडीजी गोल जो है उसका ऑप्शन जो था बहुत ही वेग था कि इनमें से कौन नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन जहाँ तक मुझे याद है जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल की बात कही गई थी, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल जो है वो एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। जबकि एक और था कि डिजिटल एक्सेस फॉर ऑल, तो आप लॉजिक से जब बनाओगे इस क्वेश्चन को तो डिजिटल एक्सेस फॉर ऑल हो सकता है, दैट इज क्वाइट अचीवेबल टारगेट, बट जॉब फॉर ऑल जो है वो उतना अचीवेबल नहीं लगता है, इसलिए कई सारे लोगों ने जो है जॉब वाले को मारा है। लेकिन यहाँ पे कम से कम डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में मेंशन है, जबकि डिजिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है इन गोल्स में। तो हो सकता है इसका आंसर जो है डिजिटल एक्सेस फॉर ऑल होगा। नाउ कम टू दिस 21st, ये बोलता है कौन सा लूनर प्रोब था जिसने कंफर्म किया कि मून पे वाटर है, तो इसका सिंपल सा आंसर है चंद्रयान 1। 22nd बोलता है कंट्री विथ 100% रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसका आंसर आइसलैंड होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आइसलैंड टुडे जनरेट्स 100% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी विथ रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ कमिंग टू 23rd क्वेश्चन, ये बेसिकली था उदय स्कीम के ऊपर, तो उसका टारगेट क्या था, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दिए गए थे। तो ये बहुत ही पुराना स्कीम है, 2015 का है। इसका फुल फॉर्म उदय का था उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, और ये किस लिए था, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं, इसको डिस्कॉम बोलते हैं, उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। 24th क्वेश्चन था सेकेंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो इसका सिंपल सा आंसर है अटलांटिक ओशन, और आप फिगर में देख सकते हैं ये एस जैसा दिखता है। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है जानना सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री और सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन से हैं, तो कॉन्टिनेंट सेकेंड लार्जेस्ट है अफ्रीका, पहला है एशिया, और कंट्री जो है उसमें है पहला रशिया और दूसरा कनाडा, ये पता होना चाहिए। जबकि अंटार्कटिका इज बिगर देन यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। नाउ कम टू दिस, ये ट्रिकी क्वेश्चन था 25 वाला। इसमें पूछा था स्टेट विथ मोस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन, यहाँ अगर परसेंटेज नहीं होता तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होता, लेकिन यहाँ परसेंटेज लगा दिया इसलिए इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर देखेंगे तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है। नाउ कमिंग टू 26, ये थोड़ा दिमाग अगर आप लगाते तो बना सकते थे। यहाँ पूछा था कि अनुराधा पाल जो है किससे एसोसिएटेड है, सो ऑप्शन थे इसके, मेंडलीव था, सितार था, तबला था। तो आपको खुद सोचना चाहिए था एक बार को कि तबला ऑप्शन में क्यों है। अगर ऑप्शन में तबला है डैट मीन्स कि हो सकता है ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन हो और एक लेडी जो है वो तबला बजाती हो, तो इसका आंसर तबला हो जाएगा। अब 27वां जो है वो इजी था, लेकिन फिर भी बहुतों को नहीं पता होगा। फर्स्ट इंग्लिश राइटर टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो ये आंसर हो जाएगा आर.के. नारायण। आप सबने मालगुडी डेज देखा होगा। इनका और सारा कौन सा बुक था, गाइड था, स्वामी एंड फ्रेंड था, मालगुडी डेज था। उसके बाद 28वां है बैटल ऑफ कोहिमा के बारे में। तो बैटल ऑफ कोहिमा जो है वो वर्ल्ड वार 2 के समय हुआ था, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो वर्ल्ड वार 2 के समय हुआ क्या था कि जापान ने जो है इन्वेजन कर दिया था ब्रिटिश टेरिटरी पे, और इंडिया में भी वो आ रहे थे किधर से, नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से। तो उसी समय ये बैटल हुआ था, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू दिस, नाउ कम टू 29th क्वेश्चन। ये बोलता है ड्राफ्ट ऑफ अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज प्रिपेयर्ड बाय, या उसके ऑथर कौन थे, तो उसका आंसर होगा थॉमस जेफरसन। तो ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, बहुतों को पता होगा। उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन था 30वां। ये बोलता है दृश्यम वाज ओरिजिनली मेड इन विच लैंग्वेज, तो इसका आंसर होगा मलयालम। मोहनलाल करके एक एक्टर है, उन्होंने इसमें एक्ट किया था, और हिंदी वाले में अजय देवगन ने किया था। नाउ कम टू दिस, 31st क्वेश्चन बोलता है कि महात्मा गांधी का जो डेथ हुआ था उसका कौन सा एनिवर्सरी था। सो अगर इसमें सिंपल सा बात आपको ये पता है कि उनका डेथ 30th जनवरी को हुआ था 1948 को,
तो आप उसका आंसर सही मार देते जो कि 73rd होगा। उसके बाद 32nd बोलता है भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था वो कौन से फैक्ट्री में हुआ था, मतलब फैक्ट्री क्या बनाती थी, तो उसका आंसर होगा पेस्टिसाइड। यूनियन कार्बाइड करके फैक्ट्री का नाम था और वो पेस्टिसाइड्स बनाते थे, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। Was a gas leak incident on this date at Union Carbide India Limited pesticide plant in Bhopal. This is important. और मैंने जब डिस्कस किया था कि वाइजैग में स्टायरीन लीक हुआ था जो कि एक पॉलीमर का प्लांट था, तभी मैंने ये बात भी डिस्कस किया था। ना 33rd बोलता है कि पायलट ऑफ ऑल वुमेन क्रू टू फ्लाई ओवर नॉर्थ पोल। तो ये जनवरी 2020 का न्यूज़ था कि जोया अग्रवाल जो हैं वो वन ऑफ द यंगेस्ट पायलट हैं और वो नॉर्थ पोल के ऊपर एज अ पायलट फ्लाई करेंगी। नाउ कम टू 34th क्वेश्चन। ये बोलता है विजयलक्ष्मी पंडित वाज इंडियन डिप्लोमैट एंड पॉलिटिशियन हु वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। ये बहुत ही मतलब पुराना क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है, तो ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा। 35th जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट बुक विच ड्रू अटेंशन टू इन्वायरमेंट, तो इसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग जो कि 1962 में आया था। सो 36 बोलता है मनु भाकेर जो कि ओलंपिक शूटर थी, उन्होंने कौन से पिस्टल में ये मेडल जीता था, तो ये था 10 mm एयर पिस्टल। 10 mm एयर पिस्टल विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपको दिख रहा होगा समर ओलंपिक 2018 में इन्होंने जीता था। और उसके बाद है 37th, ये बोलता है वैक्सीन विथ डेड वायरस जो है इसका आंसर होगा कोवैक्सीन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द फर्म देन यूज्ड इट टू वर्क ऑन डेवलपिंग एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, अ वैक्सीन दैट यूजेज द डेड वायरस, तो इसका आंसर कोवैक्सीन हो जाएगा। 38 बोलता है सीरो सर्वे के ऊपर, तो सीरो सर्वे जो होता है सीरम से नाम लिया गया है। आप सीरम इंस्टीट्यूट भी है, सीरो सर्वे भी हुआ, तो सीरम या सीरो ये सब जो वर्ड है ना वो ब्लड सैंपल से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्लड सैंपल लिया जाता है इसमें। उसके बाद है 39th, ये बोलता है कोविड वैक्सीन सपोर्ट टू नेबर्स जो हम कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है, उसको कौन सा डिप्लोमेसी नाम दिया गया है, तो इसको वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी नाम दिया गया है। और लास्ट जो है वो है एपिडेमिक कहाँ तक फैलता है, इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो एपिडेमिक और पैंडेमिक में यही अंतर होता है कि पैंडेमिक जो होता है पैन होता है, पैन मीन्स होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जबकि एपिडेमिक जो होता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रीजन में वो कन्फाइंड होता है। सो दिस वॉज द आंसर फॉर दैट। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज स्प्रेड द वर्ड, प्लीज शेयर द वीडियो।